So let's start. Currently we are seeing समर 2022 समर का पेपर है ये। देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, डिफाइन द टर्म कंपाइलर और इंटरप्रीटर। तो दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, मान के चलिए 10 लाइन का प्रोग्राम है, 10 लाइन का प्रोग्राम। तो कंपाइलर क्या करेगा, पूरा 10 लाइन का एंटायर प्रोग्राम एट ए टाइम हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। आई रिपीट, कंपाइलर क्या करेगा, पूरा प्रोग्राम 10 लाइन का एंटायर प्रोग्राम एट ए टाइम हाई लेवल टू लो लेवल कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ कंपाइलर। इंटरप्रीटर क्या करेगा, सिंगल लाइन एट ए टाइम करेगा। पहली लाइन कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, एंड देन डैश 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 10। तो पूरा प्रोग्राम एट ए टाइम अगर हाई लेवल टू लो लेवल करना है तो कंपाइलर, और सिंगल लाइन एट ए टाइम करना है तो इंटरप्रीटर। सेकंड, इंटरप्रीटर जो कोड जनरेट करता है एज अ आउटपुट, उसको बोला जाता है, सॉरी, कंपाइलर जो कोड जनरेट करता है उसको बोला जाता है इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड। और इंटरप्रीटर में ऐसा कोई इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होता। कंपाइलर में इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता, इंटरप्रीटर में नहीं होता। जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, इफ एल्स, एल्स इफ लैडर, नेस्टेड इफ एल्स, वो कंपाइलर फास्ट कंपाइल करता है। इंटरप्रीटर कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट यानी इफ के मामले में स्लो होता है। कंपाइलर को ज्यादा मेमोरी लगती है, इंटरप्रीटर को कम मेमोरी लगती है। अब कंपाइलर का बेनिफिट क्या है, पूरा प्रोग्राम एक बार कंपाइल हो गया कि अपना काम हो गया। जबकि इंटरप्रीटर में प्रोग्राम में कि हर लाइन सेपरेटली इंटरप्रीट करनी पड़ती है, वन बाय वन, वन बाय वन। नेक्स्ट, कंपाइलर में पूरे 10 लाइन के एरर एट ए टाइम दिखेंगे एट लास्ट। पूरे 10 लाइन का प्रोग्राम अगर आप कंपाइल करते हो तो पूरे एरर विल बी शोन एट द लास्ट। जबकि इंटरप्रीटर में हर लाइन की एरर तभी के तभी दिखेंगे, पूरे एक साथ नहीं दिखेंगे बल्कि लाइन बाय लाइन दिखेगा। ओके। कंपाइलर सी लैंग्वेज यूज करती है, सी लैंग्वेज इज द एग्जांपल ऑफ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज, और इंटरप्रीटर बेस्ड लैंग्वेज का एग्जांपल है बेसिक। ये टॉपिक आपको सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? नाउ नाउ एम आई ऑडिएबल? यस सर। ओके। सो कंपाइलर और इंटरप्रीटर का डिफरेंस बेसिकली यही है, कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एट ए टाइम कन्वर्ट कर देता है फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। इंटरप्रीटर वन लाइन एट ए टाइम वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन करता है। सर आवाज नहीं है। इज इट द केस फॉर ऑल? नो सर, आ रही है। तो प्लीज increase the volume level or use the headphone. Because all are able to listen, or you can reconnect please. ये प्रॉब्लम किसका है? एक बार रिकनेक्ट होने की कोशिश करिए, ठीक है। तो पूरा प्रोग्राम एट ए टाइम हाई लेवल टू लो लेवल कन्वर्ट करना है तो कंपाइलर, और लाइन बाय लाइन करना है तो इंटरप्रीटर। कंपाइलर में इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है, इंटरप्रीटर में नहीं होता। इफ या जो कंडीशंस कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं उसमें ये जो कंपाइलर होता है ये फास्ट काम करता है, इंटरप्रीटर स्लो काम करता है। कंपाइलर ज्यादा मेमोरी लेता है, इंटरप्रीटर कम मेमोरी लेता है। प्रोग्राम पूरा एट ए टाइम कंपाइल होने के बाद फिर टेंशन नहीं रहता। इंटरप्रीटर में लाइन बाय लाइन सेपरेटली इंटरप्रीट करनी पड़ती है। कंपाइलर में पूरे प्रोग्राम के एरर एक साथ दिखाए जाते हैं एट लास्ट, जबकि इंटरप्रीटर में लाइन बाय लाइन दिखाया जाता है। सी लैंग्वेज कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, और एक बेसिक नाम की लैंग्वेज थी, और पाइथन नाम की लैंग्वेज है जो इंटरप्रीटर बेस्ड है। ठीक है। कंपाइलर फास्टर होता है एज कंपेयर टू इंटरप्रीटर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया।
दूसरा क्वेश्चन है गिव द सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स। तो सभी को पता है इफ एल्स का एट द एंड ये जो फाइल मैं बना रहा हूँ वर्ड पैड की, ये मैं आपको अपने एंड्रॉइड ऐप पे डाल दूंगा। इफ एल्स का सिंटैक्स ऐसा है, पहले आपको लिखना पड़ता है इफ, फर्स्ट यू नीड जस्ट वेट, लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट लिटिल बिट। पहले आपको लिखना पड़ता है इफ ब्रैकेट में कंडीशन, और कंडीशन ट्रू रही तो ये आता है ट्रू ब्लॉक, और कंडीशन फॉल्स रही तो ये आता है एल्स यानी फॉल्स ब्लॉक। तो सिंटैक्स लिखने के लिए बोला है तो बस इतना ही लिखने का, ठीक है। इफ कंडीशन इज ट्रू ट्रू ब्लॉक, एल्स कंडीशन इज फॉल्स ब्लॉक। यहाँ सेमिकोलन नहीं रहता। तो ये सिंटैक्स हो गया इफ एल्स का। नाउ गिव यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। एज आई टोल्ड, ये जो फाइल मैं बना रहा हूँ, ये होने के बाद मैं आपको ये फाइल सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज गिव द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट is used to jump outside the loop, switch or any block। अगर आपको लूप के बाहर जंप करना है, स्विच के बाहर जंप करना है, या कोई पर्टिकुलर ब्लॉक के बाहर जंप करना है, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते। इट इज यूज फॉर अर्ली exit upon matching the condition। अगर कोई कंडीशन मैच हो गई और हम चाहते हैं कि अब हमारा काम हो गया तो हमने एग्जिट कर लेना चाहिए, तो ये काम हम इससे कर सकते हैं, ब्रेक से। एग्जाम्पल देता हूँ, मान के चलिए व्हाइल लूप है, ठीक है, और व्हाइल लूप के अंदर ये कुछ लाइंस है, ये व्हाइल लूप के अंदर कुछ लाइंस है, और यहाँ दिया गया है इफ, और कंडीशन मैच हुई तो ब्रेक, और ये कुछ लाइन नीचे है। तो यहाँ पे अगर ये इफ की कंडीशन मैच हो गई, इफ के ब्रैकेट में जो कंडीशन लिखी है वो अगर मैच हो गई, तो ब्रेक से कर्सर ये व्हाइल लूप के बाहर चला जाएगा। मान के चलिए यहाँ कंडीशन मैच हो गई, तो ब्रेक क्या करेगा, ये अगर कंडीशन ट्रू हो गई ना, तो ब्रेक से कर्सर व्हाइल के बाहर चला जाएगा। उससे क्या होगा, ये दो लाइन छूट जाएंगे, दो लाइन छोड़ते हुए कर्सर डायरेक्ट बाहर चला जाएगा। तो ये यूज होता है ब्रेक का। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज है लूप के बाहर जंप करना। ब्रेक स्विच में भी स्विच के बाहर जंप करने में यूज होता है, या कोई भी ब्लॉक जो करली ब्रैकेट के अंदर है उसके बाहर अगर आपको जंप करना है तो वो काम ब्रेक करता है। ब्रेक से हम पूरा लूप रिपीट होने के पहले ही, जैसे ही ये कंडीशन मैच हो जाती है, तो ब्रेक से हम लूप छोड़ के बाहर जा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, लूप नेस्टेड रहता है, नेस्टेड लूप यानी एक लूप के अंदर दूसरा लूप भी रहता है, लाइक दिस, कि ये पहला लूप है और एक लूप के अंदर दूसरा लूप है। ऐसा भी होता है कभी कभी। तो ऐसे केस में ये ब्रेक आपको किसके बाहर लेके जाएगा, तो अगर ब्रेक इनर लूप में है तो वो आपको इनर लूप के ही बाहर लेके जाएगा। 1 मिनट। तो अगर अब आप नेस्टेड लूप में हो, ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है। अब ब्रेक अगर इनर लूप में लिखा है तो वो आपको इनर लूप के बाहर जंप करवाएगा, और यही ब्रेक अगर आउटर लूप में लिखा है तो ये आपको आउटर लूप के बाहर जंप करवाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ गिव एनी टू मैथ फंक्शंस। तो चलिए मैं आपको कुछ मैथ फंक्शंस दिखाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने एनी टू बोला है। एक है SQRT, जैसे कि मैं 25 का स्क्वायर रूट अगर यहाँ निकालने जाऊँ तो मेरा आंसर आना चाहिए 5।
आंसर शुड बी 5। तो SQRT इज वन एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल है POW पावर। मान के चलिए आप अगर लिखते हैं 7 तो ये हो गया 7 raised to the power 2, तो आंसर आएगा 49। ये पावर फंक्शन है। अगर वही आप करते हो पावर, ओके, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये POW है कि POWER है। तो रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ फुल फॉर्म है कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो वेट, ये यूनिट नंबर 5 में मिलेगा हमें। हाँ, POW ही है, पूरा पावर लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट POW। अगर आप 5 raised to the power 3 लिखते हैं तो आंसर आ जाएगा 125। उन्होंने 2 बोला, मैं 4 ले लेता हूँ। उसके बाद में एक आता है मॉड। मॉड में रिमाइंडर निकलता है, जैसे कि 37 को 10 से डिवाइड किया तो मॉड आता है 7। और अगर आप मैथमेटिक्स फंक्शन देखना चाहते हो तो देयर आर प्लेंटी ऑफ मैथ फंक्शंस, जैसे कि एक है फ्लोअर। अगर मैं 7.8 का फ्लोर निकालूं तो आंसर आता है 7। और सीलिंग, सीलिंग यानी बड़ी इंटीजर वैल्यू, तो आंसर आता है 8। तो देखिए, स्क्वायर रूट 25 का 5 है, 7 raised to the power 2 49 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 37 को 10 से मॉड किया तो रिमाइंडर 7 आता है। 7.8 से छोटी यानी फ्लोअर इंटीजर वैल्यू 7 है, और सीलिंग यानी बड़ी वैल्यू 7.8 से बड़ी इंटीजर वैल्यू 8 है। तो ऐसे ये कुछ मैथ फंक्शंस के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफाइन एरे एंड इट्स सिंटैक्स। तो एरे इज, क्या है एरे? उसमें 3 चीजें आनी चाहिए। नंबर 1, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। एरे क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। 2, ऑल एलिमेंट्स शुड हैव सेम डेटा टाइप। ये सेम डेटा टाइप वाले प्रॉपर्टी को होमोजीनियस नाम से जाना जाता है। होमोजीनियस। ओके। एंड 3, तीसरी प्रॉपर्टी, ऑल एलिमेंट्स मस्ट स्टोर्ड ऑन सिक्वेंशियल यानी कॉन्जिकेटिव, लगातार कॉन्जिकेटिव मेमोरी लोकेशंस, बीच में गैप नहीं चाहिए। तो एरे के डेफिनेशन में ये 3 पॉइंट आने चाहिए कि एरे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, सभी एलिमेंट का डेटा टाइप सेम चाहिए, आधे इंटीजर आधे फ्लोट नहीं चलेंगे, और मेमोरी लोकेशंस कॉन्जिकेटिव चाहिए। एरे का सिंटैक्स, तो एरे डिक्लेरेशन का सिंटैक्स ये है। डिक्लेरेशन का सिंटैक्स, पहले चाहिए डेटा टाइप, फिर चाहिए एरे नेम, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में चाहिए साइज। ये हो गया डिक्लेरेशन का सिंटैक्स। और डिक्लेरेशन का एग्जाम्पल अगर दूं मैं, तो जैसे कि मैं डेटा टाइप ले लेता हूँ इंट, एरे नेम ले लेता हूँ मार्क्स, और साइज ले लेता हूँ 10। तो ये 10 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करेगा। लाइकवाइज नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ पॉइंटर। तो मैं पॉइंटर के कुछ फीचर्स आपको बताना चाहता हूँ।
ये है वो फीचर्स पॉइंटर के। सो विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर आप स्ट्रक्चर को इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये पॉइंटर्स के फीचर्स है, इसमें से इंपॉर्टेंट रखता हूँ, बाकी डिलीट करता हूँ। मैं आपको एग्जाम के पहले ऐसे 3 पेपर्स के आंसर्स करके दूंगा, 70 मार्क के। तो अच्छे खासे चांसेस है कि उसमें से बहुत कुछ आ जाए, लेकिन गारंटी नहीं रहती। सो विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर स्ट्रक्चर उसके बाद में एरे कैन बी इजीली हैंडल्ड। पॉइंटर का यूज करके हम स्ट्रक्चर एरे इनको इजीली हैंडल कर सकते हैं। पॉइंटर से मेमोरी अलोकेशन जो होता है ना, वो डायनामिक यानी रन टाइम पे होता है। देखो देयर आर 2 टाइप के टाइम है, एक है कंपाइल टाइम और एक है रन टाइम। तो स्ट्रक्चर में जो सॉरी पॉइंटर के केस में जो मेमोरी अलोकेट होती है ना, वो रन टाइम पे अलोकेट होती है, कंपाइल टाइम पे नहीं। उसका बेनिफिट क्या है? जब भी आप रन टाइम मेमोरी अलोकेट करते हो तो एग्जैक्ट मेमोरी अलोकेट होती है, ना कम ना ज्यादा, यानी वेस्टेज नहीं होता और शॉर्टेज भी नहीं जाता। आपको फंक्शन को कॉल करने का एक तरीका पता है। जैसे मुझे सम नाम के फंक्शन को कॉल करना है और 2 पैरामीटर मुझे भेजना है, तो ये जो लाइन अभी मैंने लिखी है कि सम को कॉल करिए और ए बी ये 2 पैरामीटर भेजिए, इनको बोला जाता है कॉल बाय वैल्यू। ये टेक्निक अच्छी नहीं है। अगर आप उसी के जगह ए का एड्रेस और बी का एड्रेस भेजते हो तो इसे बोला जाता है कॉल बाय रेफरेंस, और ये टेक्निक अच्छी है। तो ये जो टेक्निक होती है, आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो सम को और ए और बी का एड्रेस भेज रहे हो, इस टेक्निक को बोला जाता है कॉल बाय रेफरेंस। और एड्रेस भेज रहे हो यानी ये पॉइंटर है, तो इधर भी यूज है। ये छोड़ दो, 4 ही चाहिए ना अपने को। पॉइंटर मेमोरी को सेव करता है, पॉइंटर डेटा को फास्ट प्रोसेस करता है, ड्यू टू पॉइंटर प्रोग्राम बिकम मोर इफिशिएंट। 6 हो गए। ठीक है, तो ये सब पॉइंटर्स का यूज करने के बेनिफिट है। नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी क्या, चलिए मैं बताता हूँ आपको। हम्म तो 2 ही मार्क के लिए लिखना है। आई एम रिपीटिंग, ये जो फाइल मैं बना रहा हूँ ना, इसको प्रॉपर वेल अरेंज करके आपको भेज दूंगा मैं। ठीक है, टुडे इटसेल्फ, यानी आपके पास एक मॉडल आंसर शीट तैयार हो जाती। स्ट्रक्चर एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, सेम टाइप या डिफरेंट टाइप दोनों अलाउड है इसमें। और स्ट्रक्चर जो होता है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर डिफाइंड यानी उसको यूजर ने बनाया है। ये स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हो गई, ये उसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसमें डिफरेंट या सेम दोनों डेटा टाइप अलाउड होते हैं। स्ट्रक्चर में डिफरेंट और सेम दोनों डेटा टाइप इज अलाउड। ठीक है, और ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं। स्ट्रक्चर के ऊपर का डिटेल रिकॉर्डिंग अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आपके पूरे 6 यूनिट अवेलेबल है अभी एंड्रॉइड के एप्लीकेशन पे। ठीक है, रिकॉर्डिंग मेरे खुद के यूट्यूब के कॉपी पेस्ट नहीं, सभी रिकॉर्डिंग्स मेरे हैं। स्ट्रक्चर का एग्जांपल, या स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्ट कीवर्ड है, स्टूडेंट टैग नेम है, उसमें 3 मेंबर है, रोल नंबर, नेम, परसेंटेज।
और यस को बोला जाता है स्ट्रक्चर का, ये वेरिएबल है स्टूडेंट का, इसका नाम आप एस टी यू डी भी ले सकते, कुछ भी ले सकते। ठीक है, तो यह है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की ब्यूटी है ये है कि इसमें सिमिलर और डिफरेंट दोनों डेटा टाइप के एलिमेंट्स चलते हैं, और ये स्ट्रक्चर की बॉडी हम लिखते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो देखिए इस तरह से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, 1 क्वेश्चन। आपको 10 मार्क मिलेंगे इतना किया तो। शॉर्ट में रिवाइज करता हूँ, कंपाइलर में पूरा प्रोग्राम एट ए टाइम हाई लेवल टू लो लेवल में कन्वर्ट होता, तो कंपाइलर इज फास्टर। इंटरप्रिटर में वही काम लाइन बाय लाइन होता, 1 लाइन एट ए टाइम, सो इट इज अ स्लोअर। इफ एल्स का सिंटैक्स आपको बताया है, कंडीशन ट्रू रही तो इफ ब्लॉक, और कंडीशन फॉल्स रही तो एल्स ब्लॉक। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज आपको समझाया है। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके आप कोई भी लूप, स्विच या ब्लॉक के बाहर जंप कर सकते हैं। मैथ के दो फंक्शन एसक्यूआरटी से आप स्क्वायर रूट निकालोगे, पीओडब्ल्यू से आप रेस्ट टू द पावर निकालोगे, मॉड से आप रिमाइंडर निकालोगे, फ्लोअर से बड़ी इंटीजर वैल्यू छोटी इंटीजर वैल्यू प्रिंट होती है, और सीलिंग से बड़ी। एरे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, सभी का डेटा टाइप सेम चाहिए, सभी एलिमेंट एक दूसरे को अटैच स्टोर्ड होने चाहिए। और सिंटैक्स है डेटा टाइप एरे नेम स्क्वायर ब्रैकेट में साइज। एनी 4 फीचर्स ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर से स्ट्रक्चर और एरे हैंडल किया जा सकता है। पॉइंटर से कॉल बाय रेफरेंस होता है, स्पीड बढ़ती है, इफिशियंसी बढ़ती है, रन टाइम मेमोरी एलोकेट करने में मदद करता है। स्ट्रक्चर ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, हम बनाते हैं, इसमें सिमिलर और डिफरेंट दोनों डेटा टाइप के एलिमेंट्स लेना अलाउड है। तो ये 2-2 मार्क है, 10 मार्क्स आपको मिलेंगे इसके बेसिस पे। तो आज हम ये एक पेपर कंप्लीट करते हैं, कल एक, परसों एक, ऐसे 3 पेपर हम करेंगे। ठीक है, और कल से हम 2 टाइम बैच लेंगे। ठीक है। अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्लेन अल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। तो आपको पता है अल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। अल्गोरिदम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रॉब्लम या प्रोग्राम को सॉल्व करने का। और अल्गोरिदम हमेशा नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश में लिखना चाहिए। कोई भी अल्गोरिदम के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से है, दैट आई एम टेलिंग यू। तो अल्गोरिदम क्या है? स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन है हमारे प्रोग्राम का, दैट इज कॉल्ड अल्गोरिदम। वो हमेशा नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश में लिखा जाना चाहिए। अल्गोरिदम के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट के मामले में 0 और मोर, लेकिन आउटपुट के मामले में 1 और मोर। यानी इनपुट 0 चलता, लेकिन आउटपुट कम से कम 1 तो भी चाहिए। फाइनाइटनेस का मतलब होता है अल्गोरिदम पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेप के बाद बंद होना जरूरी है। अल्गोरिदम शुड स्टॉप आफ्टर पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेप। डिफाइनाइटनेस का मतलब होता है हर स्टेप क्लियर कट चाहिए विदाउट एनी कंफ्यूजन। और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है अल्गोरिदम शुड ऑलवेज बी इफेक्टिव इन सॉल्विंग द गिवन प्रॉब्लम। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और उन्होंने फ्लो चार्ट भी बोला है। तो फ्लो चार्ट जैसे कि नाम ही बता रहा है, ये डेटा के फ्लो को दर्शाता है कि डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा। डेटा फ्लो की 4 डायरेक्शन रहती है, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, और ये हमें दिखाता है कि डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो यहाँ आपको मिल जाएंगे 4 मार्क अल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के। मैं चाहूंगा कि आप एक आधा एग्जाम्पल दे दे, एडिशन ऑफ 2 नंबर वगैरह। तो मैं यहाँ नोट लिख के रखता हूँ, क्यू एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल भी कौन सा दोगे मैं बता देता हूँ, ये वाला दे दो आप। ये पहला, स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने के बाद 2 वैल्यू इनपुट करिए, n1 n2, दोनों की एडिशन करिए, आंसर डिस्प्ले करिए, स्टॉप कर दीजिए। तो पहली स्टेप स्टार्ट, आखिरी स्टेप स्टॉप, ये कैप्सूल में चाहिए।
ये इनपुट वाला और डिस्प्ले वाला पैरेललोग्राम में चाहिए और एडिशन वाला रेक्टेंगल में चाहिए। तो ये एल्गोरिदम, ये फ्लो चार्ट। गिव दिस एग्जांपल। नेक्स्ट, write a program to find whether given number is positive, negative और जीरो। तीन कंडीशन है, तो ये एलसीफ लैडर की केस बनता है। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। वॉइड मेन, वो हैश इंक्लूड वगैरह आपको पता ही है, तो उसके पीछे नहीं लगते हम। इंट नंबर, प्रिंटफ में एक मैसेज दो कि नंबर इनपुट करना है करके। स्कैनएप का यूज करके नंबर इनपुट करो। स्कैनएप का यूज करके नंबर इनपुट करो। अब कंडीशन चेक करो। इफ नंबर ग्रेटर देन जीरो, तो हम बोलेंगे printf %d is पॉजिटिव, और यहाँ num की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। एल्स इफ अगर नंबर लेस देन जीरो है, तो हम बोलेंगे printf में %d की जगह नंबर की वैल्यू दिखने वाली है इज नेगेटिव। और ऐसा नहीं रहा तो तीसरा एकमात्र ऑप्शन बचता है एल्स, और आप बोलोगे printf %d is जीरो। हो गया मेरा प्रोग्राम खत्म। एंड। तो देखिए, नंबर डिक्लेयर करिए, स्कैनएप से नंबर की वैल्यू इनपुट लीजिए। नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो नंबर इज पॉजिटिव। एल्स इफ, इसको एलसीफ लैडर बोलते हैं। नंबर लेस देन जीरो है तो निगेटिव, और दोनों केसेस मैच नहीं हो रहे तो नंबर इज जीरो। तीनों स्टेटमेंट में ये %d के जगह नम की वैल्यू प्रिंट होने वाली है। %d प्रिंट नहीं होता, नम प्रिंट होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इज, तो एक बार देख लीजिए, नंबर डिक्लेयर करो, नंबर इनपुट लो, ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव, लेस देन जीरो है तो निगेटिव, दोनों केसेस मैच नहीं हो रही तो जीरो। इसको एलसीफ लैडर के नाम से जाना जाता है, ये टेक्निक को। नेक्स्ट है explain strlen and strcpy with example। तो ये हमारे पास है। चलिए, ये फाइल आपको मिल जाएगी आज के बैच के बाद। तो नेक्स्ट है void main। मैं जब आपको ये फाइल दूंगा तो प्रॉपर ये जो ऊपर हेडर फाइल वगैरह सब ऐड करके दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। नाउ पहली स्ट्रिंग है दिशा और दूसरी स्ट्रिंग है हमें एक ही स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है, डोंट वरी। पहली स्ट्रिंग है दिशा और दूसरी स्ट्रिंग एम्प्टी है। दिशा का नाम बदल लेते हैं, हम माइंड स्पेस कर लेते हैं। एक ही वर्ड है, ब्लैंक स्पेस नहीं है उसमें, ठीक है। और दूसरी स्ट्रिंग एम्प्टी है। अब मैं आपको सबसे पहले strlen का यूज करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे strlen का यूज करके हमने स्ट्रिंग 1 की यानी माइंड स्पेस की लेंथ निकालने की कोशिश की है।
तो माइंड स्पेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अल्फाबेट है, तो लेंथ का आंसर आएगा 9। लेंथ का आंसर आएगा 9। ये हो गया लेंथ। अब मैं आपको कॉपी वाला बताता हूँ। कॉपी। अब आप क्या कर रहे हैं, str2 पे, str2 पे str1 को कॉपी कर रहे हैं। तो अब अगर आप str2 प्रिंट करोगे ना, तो भी माइंड स्पेस ही प्रिंट होता। तो भी माइंड स्पेस ही प्रिंट होता। मैं इसका आउटपुट आपको बताता हूँ क्या आएगा। लेंथ वाले केस में आउटपुट आएगा 9, क्योंकि उसमें 9 अल्फाबेट है। प्रोग्राम एक बार फिर से समझाता हूँ, डोंट वरी। और ये str2 वाले के केस में आएगा माइंड स्पेस, क्योंकि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 पे कॉपी हो चुकी है। एक बार समझाता हूँ। स्ट्रिंग 1 माइंड स्पेस है, स्ट्रिंग 2 कुछ भी वैल्यू नहीं है। एलियन एक वेरिएबल है, उसका नाम XYZ लिया तो भी चलता, एलियन लेना कुछ भी कंपल्शन नहीं है। नाउ यहाँ पे लेंथ की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो str1 की लेंथ है 9 अल्फाबेट। अब strcpy में क्या होता है, ये वाली स्ट्रिंग इस पे कॉपी होती, तो str1 माइंड स्पेस थी, वो str2 पे कॉपी हो गई। तो जब आप प्रिंट करेंगे तब str2 को प्रिंट करिए, और उसमें str1 की वैल्यू कॉपी हो चुकी होगी, तो उसका भी आंसर माइंड स्पेस आता। सो ये वाली स्ट्रिंग ये इस पे कॉपी होती, ध्यान रखना। नाउ ये भी हमने कर लिया। तो str एलियन से लेंथ निकलती है, आपको लिखना पड़ेगा, और ये लिखना पड़ेगा कि strcpy से कॉपी होता है सेकंड स्ट्रिंग ऑन फर्स्ट। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर यूजिंग द कॉल बाय वैल्यू। 2 नंबर को ऐड करना है यूजिंग कॉल बाय वैल्यू। वी आर हैविंग दिस प्रोग्राम विथ अस। मैंने लिया है ये प्रोग्राम। देखिए, हमें 2 नंबर की ऐड करना है यूजिंग कॉल बाय वैल्यू। सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेरेशन करते हैं। आपको 3 मिनट बाद रिकनेक्ट होना है, हम 5 सवा 5 जहाँ तक पॉसिबल होता है लेते हैं। वॉइड मतलब वैल्यू रिटर्न ना करना। फंक्शन का नाम ऐड है, ब्रैकेट में 2 बार इंटीजर है, मतलब हम 2 इंटीजर वैल्यू लेने वाले हैं। वो 2 इंटीजर वैल्यू रहेंगे ए और बी। अब आप वो 2 नंबर इनपुट ले लीजिए। एंटर 2 नंबर। स्कैनएप के मदद से आप ए और बी के वैल्यू को इनपुट कर लीजिए। और अब आप क्या करिए, फंक्शन को कॉल करिए, ऐड फंक्शन को कॉल करिए। और आपने 2 पैरामीटर्स भेजे ए और बी, उसका एड्रेस नहीं भेजा, यानी ये कॉल बाय वैल्यू टेक्निक हो गई। यही लाइन कॉल बाय वैल्यू को दर्शाती है, क्योंकि आपने एड्रेस ए एड्रेस बी ऐसा नहीं भेजा, आपने डायरेक्ट ए बी भेजा है। सो ऐसे केस में ये कॉल बाय वैल्यू कहलाता है। अब बॉडी पे आते हैं फंक्शन के। ए की वैल्यू एक्स पे कॉपी होती, बी की वैल्यू वाई पे कॉपी होगी। एक्स और वाई का एडिशन आंसर को असाइन हो जाएगा, और वो आंसर हम प्रिंट कर देंगे। ये है कॉल बाय वैल्यू। इसमें फंक्शन के 3 पार्ट होते हैं। इसको बोला जाता है फंक्शन का डिक्लेरेशन, इसको बोला जाता है फंक्शन का कॉल, इसको बोला जाता है फंक्शन की बॉडी। डिक्लेरेशन में ये वॉइड का मतलब होता है वैल्यू रिटर्न ना करना। ऐड फंक्शन का नाम है,
ब्रैकेट में 2 बार इंट इंट यानी हम 2 पैरामीटर्स लेंगे, दोनों इंटीजर टाइप के। पहली लाइन मेन रन होगी, 2 पैरामीटर है ए और बी। स्कैनएप से हमने ए और बी के वैल्यू इनपुट लिए और फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को कॉल करते वक्त हमने ए बी के वैल्यू भेजे। हमने एड्रेस का साइन नहीं लगाया। एड्रेस ए एड्रेस बी लिखते तो वो कॉल बाय रेफरेंस हो जाता था। हमने सिर्फ ए बी लिखा यानी ये कॉल बाय वैल्यू है। जैसे ही ये लाइन रन होती है कर्सर बॉडी पे आ जाता है। ए एक्स पे कॉपी होगा, बी वाई पे कॉपी होगा और आप एक्स वाई की एडिशन आंसर को असाइन करोगे और वो आंसर प्रिंट हो जाएगा। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। इसी टेक्निक को मैं कॉल बाय रेफरेंस में कन्वर्ट करके बताता हूँ। हो सकता है आपके एग्जाम में कॉल बाय रेफरेंस ही आ जाए। कॉल बाय रेफरेंस करना है तो पॉइंटर देना पड़ता है, यानी यहाँ स्टार, चेंज नंबर 1। एड्रेस भेजना पड़ता, एड्रेस का साइन, चेंज नंबर 2। पॉइंटर लिखना पड़ता यानी स्टार, चेंज नंबर 3। और एडिशन के वक्त भी पॉइंटर का यूज करना पड़ता, चेंज नंबर 4। ये हो गया कॉल बाय रेफरेंस। यहाँ 2 स्टार यानी पॉइंटर लगा दो। अब यहाँ पे स्टार स्टार है तो यहाँ पे भी स्टार स्टार, यहाँ पे भी स्टार स्टार, और यहाँ ए बी के वैल्यू ना भेजते हुए ए बी के एड्रेस भेजो। ये 4 चेंज करने से ये कॉल बाय रेफरेंस होता है। प्लीज रिकनेक्ट, वी विल कंटिन्यू टिल 5 o'clock। रिकनेक्ट करिए फास्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन।